तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी विषय के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि हमको सबसे पहले जानना है कि आखिर रिसोर्स होता क्या है। तो रिसोर्स हर वो चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का क्षमता रखता हो और हमारी आवश्यकताओं को पूरा भी करता हो, वो चीज़ उसे हम कहते हैं रिसोर्स। जैसे कि अभी मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरी आवश्यकता है पढ़ाने के लिए मुझे ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत है, तो ये ब्लैक बोर्ड मेरे लिए, ये वाइट बोर्ड मेरे लिए रिसोर्स है, ये मार्कर मेरे लिए रिसोर्स है, ये कैमरा मेरे लिए रिसोर्स है। इसी तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो आपके लिए पेन, कॉपी, ये सारी चीज़ें रिसोर्स है। हमें कहीं एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए सड़कों की आवश्यकता पड़ती है, वो सड़क हमारे लिए रिसोर्स है। हम स्कूलों में पढ़ते हैं, वो स्कूल हमारे लिए रिसोर्स है। हम सांस लेने के लिए हवा का इस्तेमाल करते हैं, तो हवा हमारे लिए रिसोर्स है। सूर्य की रोशनी से हमें कई प्रकार की ऊर्जाएं मिलती हैं, इसलिए सूर्य की रोशनी हमारे लिए रिसोर्स है। तो जब हमने इतनी सारी चीज़ें देखी तो हमने जाना कि रिसोर्स मेन रूप से दो प्रकार की है। एक वो जिसे प्रकृति ने बनाया है, एक वो जिसे इंसानों ने बनाया है। प्रकृति ने बनाया है कहने का मतलब है कि जो अपने आप आया है, जैसे कि आग, हवा, पानी, सूर्य की रोशनी इत्यादि। और जो मानव निर्मित है, जैसे सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, पेन, पेंसिल, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें। तो ये जो भी चीज़ें हमने जाना, इसमें हम मेन रूप से देखते हैं कि दो चीज़ें निकल के आती हैं कि रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैन मेड और नेचुरल रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसे इंसानों ने बनाए हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, बाजार, सड़कें इत्यादि। और नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो प्रकृति ने बनाया है, जो हमारे आसपास अपने आप आए, जिसे किसी ने बनाया नहीं है। तो अगर हम इसको डिटेल में देखें तो हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स भी, इसको भी अगर हम डीप में देखें तो दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो अगर एक बार खत्म हो जाए पूरी तरीके से तो उसको हम दोबारा फिर बना सकते हैं काफ़ी शॉर्ट समय में। और एक वो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो लगातार चलते ही रहते हैं, जैसे कि जो लगातार चलते ही रहे, जो कभी खत्म होने का नाम ही ना ले, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस रिसोर्स। जैसे कि विंड, एयर, सनलाइट, ये सारी कॉन्टिन्यूअस रिसोर्स है। इसको हम जितना यूज करें ये कभी भी खत्म नहीं होता है। ये दोबारा फिर एक बार खत्म हुआ, एक बार हमने इसको यूज किया है, दोबारा फिर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। लेकिन जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है वो अगर एक बार खत्म हो जाए तो तुरंत नहीं बनता है, लेकिन कुछ सालों के अंतराल में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, यानी शॉर्ट टाइम में ये दोबारा फिर से बन जाता है। तो ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स को बोलते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स। बायोलॉजिकल रिसोर्स को भी अगर हम डीप में देखें तो दो प्रकार से होते हैं, एक होता है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। नेचुरल वेजिटेशन, तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि जो पेड़ पौधे हमारे आसपास, जंगल, झाड़ इत्यादि हैं, ये सभी नेचुरल वेजिटेशन के पार्ट है। वाइल्ड लाइफ जो हम देखते हैं तो ये जो जंगली जानवर वगैरह हैं, ये सारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में आते हैं। फिर अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं, रिसाइक्लेबल रिसोर्स और नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स। रिसाइक्लेबल रिसोर्स वो होते हैं जो, अगर नॉन रिसाइक्लेबल के बारे में अगर हम पहले डिस्कस करें तो नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो अगर एक बार ख़त्म हो गया तो फिर वो दोबारा आने वाला नहीं है, उसको आने में कई मिलियन वर्ष लग सकते हैं, यानी हमारे अकेले के लाइफ में वो एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा आने वाला नहीं है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स देखें तो इसको भी हम दो भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है रिसाइक्लेबल, एक होता है नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल वो होते हैं कि अगर एक बार ख़त्म हो गया तो हम उसको, वो दोबारा बन के नहीं आएगा, लेकिन जो पहले से बना हुआ चीज़ है उसको हम फिर से मॉडिफाई करके दूसरे रूप में यूज कर सकते हैं। यानी रिसाइकल करके जिन नॉन रिन्यूएबल चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं रिसाइक्लेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि आयरन, स्टील, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसाइक्लेबल रिसोर्स है। मान के चलते हैं कि जैसे लोहा है, आयरन है, तो आयरन एक बार पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया तो दोबारा फिर उसका बनना
एक जन्म में तय नहीं, उसको दोबारा बनने में फिर कई मिलियन वर्ष लग जाएंगे। लेकिन अगर हम एक बार सारे लोहा खत्म हो गए तो जो दुनिया में पहले से लोहा है उसको हम दोबारा फिर से मॉडिफाई, फिर से रिसाइकल करके फिर यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं रिसाइकलेबल रिसोर्स। नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो अगर एक बार खत्म हो गया तो हो गया, फिर उसका दोबारा आना तय नहीं है, उसको रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी जो रिसोर्सेज हैं ये नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स है। तो यहाँ पर आपने देखा कि नॉन रिन्यूएबल में दो चीज़ें हैं किस प्रकार से, रिसाइकल और रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल मतलब दोबारा उसको हम फिर से मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। नॉन रिसाइकलेबल एक बार खत्म तो खत्म, दोबारा फिर वो नहीं आ सकता। अब मैन मेड रिसोर्स, तो मैन मेड रिसोर्स को मेनली दो ही पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला है स्ट्रक्चरल रिसोर्स और दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव रिसोर्स। स्ट्रक्चरल रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज वगैरह, और क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव रिसोर्स होते हैं जैसे कि जो हमारी सर्विसेज है, एजुकेशनल सर्विस, पुलिस की सर्विस, टीचिंग तो बता ही दिया, फिर जो मेडिकल सर्विस है, ये सारी चीज़ें हैं जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सर्विस में रिसोर्स में आते हैं। तो ये था रिसोर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डीप जानकारी। अब हम बात करेंगे रिसोर्स के ब्रॉडर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जब हम रिसोर्स के ब्रॉडर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें कई सारे बेस है। पहला बेस है ओरिजिन के आधार पे, फिर खत्म होने के आधार पे यानी एग्जॉस्टेबिलिटी, फिर मालिकाना अधिकार के आधार पे यानी ओनरशिप के आधार पे, और तीसरा चौथा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि जो रिसोर्स है वो कितना डेवलप हुआ है। तो अगर हम ओरिजिन के बेस पे यदि बात करें तो रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जिसमें जान होता है, जिसमें जीवन होता है। एबायोटिक रिसोर्स वो होता है जिसमें जीवन नहीं होता है। बायोटिक रिसोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे, जीव जंतु जो ये सारे हैं, ये सारे बायोटिक रिसोर्स के पार्ट है। एबायोटिक रिसोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो एबायोटिक रिसोर्स में जो हवा, पानी, आग, ये सारी चीजें हैं, ये एबायोटिक रिसोर्स है। फिर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल अभी इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया, आप अच्छे से जान गए। रिन्यूएबल वो होते हैं जो उसको एक बार ख़त्म हो जाने पे दोबारा हम फिर यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल वो होता है कि एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। मालिकाना हक के आधार पे चार प्रकार के रिसोर्स हम देख सकते हैं। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स होता है कि जो रिसोर्स किसी की खुद की संपत्ति होती है, किसी इंडिविजुअल यूज के लिए ही बस वो अवेलेबल रहता है। जैसे कि मेरा फ़ोन, तो मेरा फ़ोन बस मेरे यूज़ के लिए है, तो ये मेरा फ़ोन इंडिविजुअल रिसोर्स है। आप जिस किताब से पढ़ रहे हो वो किताब सिर्फ आपके यूज के लिए है, तो वो किताब क्या हुआ? आपका इंडिविजुअल रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है? कम्युनिटी रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो पूरे समाज के लिए, एक कम्युनिटी के लिए अवेलेबल हो। जैसे कि हमने गाँव में देखा होगा कि गाँव में सामुदायिक केंद्र वगैरह होते हैं, जो सरकारी स्कूल है, हॉस्पिटल है, डाकघर है, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। नेशनल रिसोर्स वो होते हैं एक देश के अंदर जो भी देश की संपत्ति है, देश का जो भी धरोहर है, उस पर देश के सभी जनता का बराबर अधिकार है, ऐसे रिसोर्स को नेशनल रिसोर्स बोलते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्स वो होता है जो रिसोर्स समुद्र में किसी भी देश का जमीन बॉर्डर खत्म होने से 200 नॉटिकल माइल के बाहर जो भी रिसोर्स मिलते हैं, ऐसे रिसोर्स को इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास होने के आधार पे कितने प्रकार के रिसोर्स हैं? चार प्रकार के। पहला है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है कि कहीं उस रिसोर्स का संभावना है लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स है, तो कोस्टल प्लेन वगैरह में हम देखते हैं कि वहाँ पे विंड एनर्जी का काफ़ी संभावना है और काफ़ी वहाँ पे अच्छे मात्रा में हम वहाँ विंड एनर्जी का यूज करके एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर डेवलप है कहीं पर नहीं, तो ऐसे एनर्जी को हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। डेवलप्ड रिसोर्स वो होता है कि ऐसे रिसोर्स जो डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप्ड है, उसको यूज भी कर रहे हैं। स्टॉक रिसोर्स वो होता है जो रिसोर्स हमें मालूम है कि कहीं पर अवेलेबल है लेकिन हम उसको आने वाले समय के लिए स्टॉक करके रखें। रिजर्व रिसोर्स वो होते हैं जिसे हम नॉर्मल समय पर यूज नहीं करते हैं, वो पूरी तरीके से डेवलप भी होता है, उसको यूज भी किया जा सकता है, लेकिन उसको आने वाले इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ऐसे रिसोर्स को रिजर्व करके रखा जाता है, तो ऐसे रिसोर्स को हम बोलते हैं रिजर्व रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में अगर हम देखें तो देखते हैं कि रिसोर्स आखिर क्या है।
और ये हमारे इतना ज़रूरी क्यों है? तो कुछ लोग जिनके पास रिसोर्स को एक्सेस करने का कैपेसिटी है, वो रिसोर्स को समझते हैं कि हमारे लिए जो है ये भगवान का देन है और उसको अंधाधुन यूज करते हैं। जितना अगर हमें ज़रूरत है किसी चीज़ के 1 यूनिट यूज करने का, तो लोग उसको 2 यूनिट यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम सभी के लिए पानी बहुत आसानी से हमारे क्षेत्रों में उपलब्ध होता है, तो लोग उसको अंधाधुन यूज करते हैं। नहाने का अगर 1 बाल्टी से है तो हम 10 बाल्टी से नहाते हैं, शावर चालू करके आधा आधा घंटा तक नहाते हैं। तो इससे क्या होता है, हम उस रिसोर्स, जो रिसोर्स हमारे लिए इजीली अवेलेबल है, हो सकता है वो किसी के लिए रिसोर्स क्राइसिस हो, और उस चीज़ का हम इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, जिसकी वजह से रिसोर्स जो है इक्वली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए, इन्हीं दिक्कतों को समझने के लिए हम रिसोर्स डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। अब ये जो रिसोर्स की हमारे सामने दिक्कतें आई हैं कि रिसोर्स को बचाना क्यों जरूरी है, तो इसके लिए एनसीईआरटी ने बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कंसाइज वे में 3 पॉइंट्स में उसने बताया है। पहला कहता है कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, यानी कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ लोग हर देश में ऐसे कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो उस रिसोर्स को यूज करने के लिए उस रिसोर्स पे एक तरीके से कब्जा जमा लेते हैं और उस पे वो पूरा अपने ही खानदान का और अपना ही हर प्रकार से उस पे अपना अधिकार समझते हैं। जो दूसरा एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा गया है वो ये है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इन 2 सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव्स नॉट्स। कहने का तात्पर्य है कि जो रिसोर्स है हमारे समाज में वो कुछ ही हाथों में सिमट के रह गया है, सारे लोगों में बराबर रूप से बटा नहीं। इसी वजह से हम देखते हैं कि समाज 2 भागों में बटा हुआ है, एक जो बहुत अमीर है, एक जो बहुत गरीब है, एक जिसके पास सब चीज है, एक जिसके पास कुछ नहीं। तीसरा लिखा गया है बुक में कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज has led to the ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, development, environmental pollution and land degradation। यानी कि अगर हम हद से ज़्यादा रिसोर्स को यूज करने लगते हैं तो हमें कई प्रकार की इन्वायरमेंटल समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन जैसी इत्यादि समस्याओं का सामना हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम ये समझते हैं कि रिसोर्स का हमें इस्तेमाल तो करना है, लेकिन इतना नहीं इस्तेमाल करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए रिसोर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हमें रिसोर्स को किस प्रकार से प्लान करके और इस प्रकार से हमें यूज करना है कि हमें अभी जो वर्तमान की हमारी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो जाए और आने वाले भविष्य के लिए भी हमारे लिए जो संसाधन है वो बचा रहे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार दुनिया में ब्रुटलैंड कमीशन के रिपोर्ट 1987 के रिपोर्ट से आया था। तो ब्रुटलैंड कमीशन का जो ये पर्पस था वो यही था कि किस प्रकार से रिसोर्स को हम बचा के यूज करें ताकि हमारे वर्तमान की भी ज़रूरतें पूरी हो और आने वाले भविष्य की भी ज़रूरतों को हम पूरा कर पाएँ। इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए ब्राज़ील के रियो जेनेरो में एक मीटिंग हुआ जो 1992 में हुआ था। इसे हम द अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। अर्थ समिट में जो है इन्हीं दुनिया के जो 100 लीडर्स हैं, 100 देशों के जो लीडर्स हैं वो वहाँ पे इकट्ठा हुए और उन्होंने इसी चीज़ को डिस्कस किया कि किस प्रकार से रिसोर्स को हम यूज करें कि आने वाले पीढ़ी के लिए हम रिसोर्स को बचा भी पाएँ और अभी वर्तमान में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा कर पाएँ। तो इस अर्थ समिट में एक चीज़ जो मेन निकल के आया जिसे हम जानते हैं एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 में 21 ऐसी चीज़ों, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स पे सारे देशों ने निर्णय लिया कि हम अपने अपने देश में 21 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेंगे जिसके तहत उनके देशों में पोल्यूशन की समस्याएं कम हो, जो गरीबी की समस्याएं हैं वो कम हो और रिसोर्स कंजर्वेशन की जो दिक्कतें हैं उनसे भी लड़ने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम पूरा करेंगे। तो इसी ऑब्जेक्टिव्स को एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। एजेंडा 21 का एक और उसमें चीज़ देखने को मिलता है कि हर देश अपने अपने जो उस देश के, हर देश का अपना क्लाइमेट होता है, अपना उनका माहौल होता है, अपना कल्चर होता है, तो उसके अनुसार हर देश अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक और 21 ऑब्जेक्टिव्स का एक लिस्ट बनाएगा जिस पे वो काम करेगा और उसका मेन पर्पस यही होगा, मेन एम यही होगा
कि जो ये गरीबी, पोल्यूशन और जो रिसोर्स डिप्लेशन जैसी जो समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए वो काम कर पाए। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसी वीडियो के एक और सेकंड टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे जो लैंड रिसोर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही जो वन शॉट के वीडियोज़ हैं NCERT के क्लास 10 से रिलेटेड वो हम लेके आते रहेंगे जब तक बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।